चलिए नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गंगोत्री जीएस एकेडमी में। मैं गौतम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जेटेट का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है ना। जेटेट के लिए जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे थे 8 वर्षों के बाद जेटेट का फॉर्म फिर से भराने वाला है। तो जेटेट का जो इंतज़ार था आप लोगों का वो समाप्त हो गया है। आज 23 तारीख है और आज से जेटेट का फॉर्म भराने का डेट निर्धारित किया गया था। तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के आप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावे आप ये भी समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी बता दिया गया है कि जो सहायक आचार्य की जो परीक्षाएं चल रही है उसका रिजल्ट बाद में निकाला जाएगा, ठीक है। रिजल्ट में जल्दबाजी सरकार को नहीं करना है, क्योंकि जो सहायक आचार्य है उससे संबंधित जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आप लोगों को पता होगा कि जेटेट और सीटेट से संबंधित जो हायरिंग है वो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्देश दिया गया कि आप जो है सहायक आचार्य का जो परीक्षा परिणाम है उसमें जल्दबाजी ना करें और इसको अभी स्थगित रखें। तो आपके पास सुनहरा मौका है। जेटेट जो भी अभ्यर्थी हैं जो झारखंड में टीचर बनना चाहते हैं, झारखंड में पढ़ाना चाहते हैं, झारखंड के विभिन्न स्कूलों में, तो उनको जेटेट पास करना अति आवश्यक होगा। तो आज से उसका रजिस्ट्रेशन का विंडो खुल चुका है। तो आज से आप उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 1 महीने तक यह फॉर्म भराएगा। इसके अलावे सिलेबस जो है पूरी तरह से अभी नहीं बताया गया है। सिलेबस में इतना बताया गया है कि 1 to 5 के लिए 11 से लेकर के 12 तक जो है आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है। इसके अलावे 6 to 8 के लिए ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि झारखंड के जो विश्वविद्यालय हैं उसमें जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है उसी को आपको ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। तो इन तमाम बातों से आपको रूबरू कराना था हमको। इसके अलावे याद रखिए कि ये काफ़ी सहयोग आप लोगों से मिल रहा है। तो आप यदि इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये मेरा गुजारिश रहेगा। और अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें, जिससे कि आपको बेहतर से बेहतर सेशन का लाभ मिल सके। तो चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला सवाल है उसको देखते हैं। आज का पहला सवाल क्या है, और आइए दोस्तों, आज का पहला सवाल है कि वर्ष 2023-24 के लिए एसडीजी इंडिया इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स में भारत का समग्र स्कोर क्या है। तो आपको बताना है 2022-23 के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स में भारत का समग्र स्कोर क्या है। ऑप्शन है आपके पास 66, 66, 57, 71 और 60। तो बताइए आपको कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स में भारत का स्कोर क्या है। तो इसका सही आंसर होगा 71, ठीक है। 71 इसका सही आंसर क्या है, 71। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स में भारत का जो स्कोर है वो 71 है। चलिए आगे हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। एसडीजी इंडिया इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2023-24 में भारत का समग्र स्कोर 71 बताया गया है, जो गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास और जलवायु कार्रवाई जैसे विभिन्न सतत विकास लक्ष्यों में पर्याप्त प्रगति को दिखाता है, ठीक है। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स का जो स्कोर है वो भारत में गरीबी उन्मूलन का प्रयास, इसके अलावा आर्थिक विकास और जलवायु परिवर्तन संबंधी जो भी कदम उठाए गए हैं उनमें भारत का जो महत्वपूर्ण कदम रहा है उसके चलते जो है यह स्कोर मिला है और विकास लक्ष्यों में इसके प्रगति को दिखाता है, ठीक है। जो सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त करना है उसमें भारत के प्रगति को यह इंडेक्स दिखाता है। यह संयुक्त राष्ट्र
द्वारा निर्धारित सतत विकास के लिए 2030 एजेंडे को प्राप्त करने की दिशा में भारत की प्रगति को दर्शाता है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है सतत विकास पर निरंतर कार्य किया जा रहा है कि सतत विकास होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास होना चाहिए। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो सतत विकास का एजेंडा है 2030 को प्राप्त करने का, उस दिशा में भारत की प्रगति को यह इंडेक्स दिखाता है। चलिए आगे हम लोग बात करें। नेक्स्ट है दूसरा सवाल, सरकार द्वारा शुरू किए जाने वाले एग्रीश्योर फंड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आपको बताना है कि सरकार द्वारा शुरू किए गए एग्रीश्योर फंड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है आपके पास, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य देखभाल पहल को बढ़ाना, कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देना और शैक्षिक सुधारों का समर्थन करना। तो याद रखिएगा दोस्तों कि एग्रीश्योर फंड का प्राथमिक उद्देश्य है कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देना, ठीक है, कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देना। तो याद रखिएगा, यदि आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि एग्रीश्योर का मुख्य उद्देश्य या प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देना। चलिए आगे हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, एग्रीश्योर फंड का उद्देश्य 750 करोड़ रुपए के श्रेणी 2 वैकल्पिक निवेश कोष अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करके कृषि स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देना है। इस पहल में कृषि और विकास कल्याण विभाग, नाबार्ड और वित्तीय संस्थानों का योगदान शामिल है, जबकि नैमवर्चर्स इस फंड का प्रबंधन करता है। यह फंड कृषि क्षेत्र में नवाचार, उद्यमशीलता और सतत विकास को बढ़ावा देने, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो एग्रीश्योर फंड का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा कि कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देना, और इसमें याद रखिएगा कि कृषि और किसान कल्याण विभाग और नाबार्ड संस्था का योगदान है, ठीक है। नाबार्ड के बारे में आप लोग जानते हैं, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, नाबार्ड के बारे में आप लोग जानते हैं। इसकी जो स्थापना है 1982 ईस्वी में की गई थी, नाबार्ड की स्थापना, ठीक है, नाबार्ड की स्थापना, ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1982 ईस्वी में की गई थी। इसके अलावा इसका मुख्यालय पूछा जाएगा, ठीक है, इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई में है, और ये किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत, ठीक है, नाबार्ड जो है वो किस मंत्रालय के अधीन है? तो याद रखिएगा नाबार्ड जो है वो फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस मंत्रालय के अधीन है, ठीक है, फाइनेंस मंत्रालय के अधीन है नाबार्ड। तो नाबार्ड से भी सवाल पूछा जा सकता है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एग्रीश्योर फंड के बारे में पूछा गया है, तो एग्रीश्योर फंड का उद्देश्य कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन, लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? वह इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला बन गई है। तो याद रखिएगा, लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है ये बताना है, और ये जो है इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला बन गई है। ऑप्शन है आपके पास, मरियम नवाज, न्यायमूर्ति आलिया नीलम, काजी फैज ईसा और सरदार सलीम हैदर खान। तो आपको बताना है कि लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है, और वो इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला बन गई है। तो इसका सही आंसर है न्यायमूर्ति आलिया नीलम, ठीक है, न्यायमूर्ति आलिया नीलम जो है वो लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, और ये जो है ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला बन गई है। तो चलिए आगे हम इसको डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। न्यायमूर्ति आलिया नीलम ने 11 जुलाई को लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया। वो इस प्रतिष्ठित पद पर आसीन होने वाली पहली महिला बन गई। उनकी नियुक्ति पाकिस्तान की न्यायपालिका में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो अधिवक्ता से न्यायाधीश तक के उनके करियर की प्रगति को बताता है। तो याद रखिएगा, न्यायमूर्ति आलिया नीलम जो है 11 जुलाई को लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, और ऐसा करने वाली ये प्रथम महिला बन चुकी है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए चौथा क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य के कार्यक्रम को उसकी
सरकार के नेतृत्व में मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो आपको बताना है कि किस भारतीय राज्य को उसके प्रगति या उसके कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए उनका कार्य जो है मानवता के लिए है, तो उनको गुलबेकियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो याद रखिएगा गुलबेकियन पुरस्कार 2024 किस राज्य को दिया गया, तो आंध्र प्रदेश को प्राप्त हुआ है। ठीक है, आंध्र प्रदेश याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा। गुलबेकियन पुरस्कार 2024 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है, तो आंध्र प्रदेश को सम्मानित किया गया है। इसको डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा संचालित आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती APCNF, आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग प्रोग्राम को मानवता के लिए 2024 का प्रतिष्ठित गुलबेकियन पुरस्कार मिला है। यह सम्मान सतत कृषि को बढ़ावा देने, खाद्य सुरक्षा बढ़ाने और छोटे किसानों के बीच जलवायु लचीलापन बढ़ाने में राज्यों के प्रयास को उजागर करता है। तो याद रखिएगा, जो 2024 का गुलबेकियन पुरस्कार है वो आंध्र प्रदेश को दिया गया। यह क्यों दिया गया है यह सम्मान, ठीक है, या जो है यह पुरस्कार क्यों दिया गया है, याद रखिएगा। तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने और छोटे किसानों के बीच जलवायु परिवर्तन संबंधी जो जागरूकता है उसको बढ़ाने में राज्य के जो विभिन्न प्रयास हैं उसके लिए यह दिया गया। और यह इसी को बताता है कि राज्य जो है किस प्रकार से सतत विकास में, इसके अलावा खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने में और कृषि को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। कार्यक्रम का अभिनव दृष्टिकोण पारंपरिक से प्राकृतिक खेती के तरीकों में बदलाव का समर्थन करता है, जो आंध्र प्रदेश में पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण और ग्रामीण सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, ये जो प्रयास किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में, तो वो जो है कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए आंध्र प्रदेश को जो है 2024 का गुलबेकियन पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल। 5वां सवाल देखिए, हाल ही में किस देश ने एक कानून पारित किया है कि जो सीमा रक्षकों को रूस से आने वाले शरणार्थियों को रोकने का अधिकार देता है। तो आपको बताना है कि हाल ही में किस देश ने एक कानून पारित किया जो सीमा रक्षकों को रूस से आने वाले शरणार्थियों को रोकने का अधिकार देता है। ऑप्शन है आपके पास नॉर्वे, स्वीडन, ऑप्शन है आपके पास नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। तो बताना है कि कौन सा ऐसा देश है जो एक कानून पारित किया है जो सीमा रक्षकों को रूस से आने वाले शरणार्थियों को रोकने का अधिकार देता है। मतलब जो सीमा पर जवान हैं वो रूस से जो आने वाले शरणार्थी हैं उनको रोकने का अधिकार देता है। ऑप्शन है आपके पास नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। तो सही आंसर है फिनलैंड। फिनलैंड एक कानून पारित किया है जो रूस से आने, सीमा पार रूस से आने वाले शरणार्थियों को रोकने का अधिकार किसको देता है, तो सीमा रक्षकों को देता है। चलिए इसको डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों कि क्या बात किया गया है। देखिए, फिनलैंड की संसद ने हाल ही में एक कानून को मंजूरी दी है जिसके तहत सीमा रक्षकों को रूस से आने वाले शरणार्थियों को रोकने की अनुमति दी गई। इस कानून का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाना और रूस के जुड़े भू राजनीतिक कारकों से प्रभावित संभावित प्रवसन पर चिंताओं को दूर करना है। अपनी राजधानी हेलेंस्की में, याद रखिएगा ये भी पूछा जा सकता है कि फिनलैंड की राजधानी कहाँ है, तो फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है। ठीक है, फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है। तो अपनी राजधानी हेलेंस्की में फिनलैंड ने फिनिश और स्वीडिश को दो अपनी आधारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में फिनलैंड ने किन दो भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी है। तो याद रखिएगा फिनिश और स्वीडिश भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी है। और यह कानून क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौती के प्रति उसकी प्रतिक्रियाओं को दर्शाता है। ठीक है, और ये जो नियम पारित किया गया, यह जो कानून पारित किया गया, ये जो है क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौती के प्रति उसकी प्रतिक्रिया को दर्शाता है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि कोई भी देश है, उसके वहाँ पर जो है युद्ध की गतिविधि चलती रहती है, तो वहाँ से बहुत सारे शरणार्थी जो हैं निकटवर्ती देशों में आते हैं। जैसे याद करिए, जब
भारत और पाकिस्तान का भी युद्ध चल रहा था, ठीक है। तो बहुत सारे जब विभाजन हुआ था, ठीक है, जब विभाजन हुआ था तो उस समय भारी मात्रा में शरणार्थी भारत में आते थे, ठीक है। और भारत में तो ऐसा आप जानते हैं कि अतिथि देवो भव, तो शरणार्थियों को जगह भी दिया गया और भारत हमेशा शांति का जो है पूरे वैश्विक स्तर पर शांति को बढ़ावा देता है और इसमें गुटनिरपेक्षता भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संगठन के निर्माण में भी भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इस प्रकार से ये जो कानून फिनलैंड के द्वारा पारित किया गया है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है तो क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौती को बढ़ाना और अपने को सुरक्षित रखना, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। वर्तमान में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किस भारतीय राज्य में चल रहा है? तो आपको बताना है कि वर्तमान में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण भारतीय राज्य में चल रहा है, उस राज्य का नाम बताना है। ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है बिहार। वर्तमान में बिहार में जो है सबसे बड़ा राम मंदिर का निर्माण का कार्य चल रहा है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। तो याद रखिएगा पूर्वी चंपारण, बिहार का पूर्वी चंपारण में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण का कार्य चल रहा है। इस विशाल मंदिर परियोजना में 3 मंजिला संरचना शामिल है, ठीक है। इसमें क्या है तो 3 मंजिला संरचना शामिल है जिसमें दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग, ठीक है, इसमें दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग बनाया जाएगा। इसके अलावा इसमें 22 गर्भगृह जैसी विशिष्ट विशेषताएं, ठीक है। जो मंदिर का केंद्रीय भाग होता है दोस्तों उसी को गर्भगृह कहते हैं, ठीक है। जो मंदिर का केंद्रीय भाग होता है जिसमें मूर्ति स्थापित किया जाता है भगवान का, ईश्वर का, उसी को गर्भगृह कहा जाता है। तो इसमें 22 गर्भगृह बनाने की बात की जा रही है। इसके अलावा इसकी जो लागत बोला जा रहा है 500 करोड़ रुपए की लागत से 2025 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है, ठीक है। ये जो रामायण मंदिर बन रहा है पूर्वी चंपारण में, ठीक है, इसमें लागत है 500 करोड़ रुपए। इसके अलावा 2025 के अंत तक इसको जो है पूरा होने की उम्मीद है और यह मंदिर आकार में अयोध्या के राम मंदिर से आगे निकल जाएगा। मतलब अयोध्या का जो राम मंदिर है उससे भी बड़ा भव्य मंदिर यह बनेगा जिसमें 22 शिखर होंगे, ठीक है। और सबसे ऊंचा शिखर 270 फीट ऊंचा होगा। और याद रखिएगा जो ऊपरी भाग होता है मंदिर का, मंदिर में जो ऊपरी भाग होता है दोस्तों इसी को क्या कहते हैं तो इसको शिखर कहा जाता है। मंदिर का जो ऊपरी भाग है उसको शिखर बोलते हैं और सेंट्रल पार्ट जो होता है केंद्रीय भाग जहाँ पे भगवान की मूर्ति, ईश्वर की मूर्ति होती है, उसको गर्भगृह कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें 22 गर्भगृह होगा, इसके अलावा 22 शिखर होंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। हाँ, 7 नंबर क्वेश्चन। किस बैंक ने श्रीनगर में वृक्षों के साथ बढ़ो वृक्षारोपण अभियान आयोजित करने के लिए सीमा सुरक्षा बल के साथ सहयोग किया है? ठीक है, तो आपको बताना है कि किस बैंक ने श्रीनगर में वृक्षों के साथ बढ़ो वृक्षारोपण अभियान आयोजित करने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के साथ सहयोग किया है। ऑप्शन है आपके पास भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। तो आपको बताना है कि किस बैंक ने श्रीनगर में वृक्षों के साथ बढ़ो वृक्षारोपण अभियान आयोजित करने के लिए सीमा सुरक्षा बल के साथ सहयोग किया है। तो इसका सही आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। तो याद रखिएगा भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा जो है श्रीनगर में वृक्षों के साथ बढ़ो वृक्षारोपण अभियान आयोजित करने के लिए सीमा सुरक्षा बल के साथ सहयोग किया जा रहा है। तो सही आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। आगे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर में बीएसएफ मुख्यालय में संयुक्त रूप से पेड़ों के साथ बढ़ो वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया है। इस पहल में बीएसएफ के अधिकारी, जवान, एसबीआई के अधिकारी और स्कूली बच्चे शामिल थे, जिसका उद्देश्य हरियाली भरा वातावरण बनाना और वृक्षारोपण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना था। यह सहयोग पर्यावरण जिम्मेदारी और सामुदायिक सेवा के प्रति एसबीआई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो याद रखिएगा सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ और एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक ने पर्यावरण स्थिरता को बढ़ाने के लिए श्रीनगर में बीएसएफ के मुख्यालय में संयुक्त रूप से पेड़ों के साथ बढ़ो वृक्षारोपण अभियान का आयोजन
किया है। तो ये सवाल यदि आए तो आप कर पाइएगा। चलिए आगे हम लोग सवाल देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है। 8वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों कि भारत में प्रति वर्ष किस तिथि को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको मोटा मोटी तौर पे, ठीक है, सामान्य तौर पर पूछा जा रहा है। तो भारत में प्रतिवर्ष किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 25 जून, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी। तो याद रखिएगा 25 जून को जो है संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों, इसका क्या महत्व है ये समझिए। तो इसी समय जो है आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, और आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, लोकतंत्र में सभी को यह अधिकार है कि वो अपने बातों को अभिव्यक्त कर सकता है। ठीक है, जहाँ है मन है वहाँ वो जा सकता है। ठीक है, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन सब कुछ कर सकता है, मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और उसी अभिव्यक्ति की आज़ादी को ब्लॉक कर दिया गया था। कब, तो जब आपातकाल लगा था। कब लगा था, तो 25 जून। तो इसीलिए 25 जून को जो है संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। भारत में हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन 1975 के आपातकाल के दौरान किए गए बलिदानों की याद दिलाता है, जिसमें लोकतंत्र और व्यक्ति स्वतंत्रता को बनाए रखने के संघर्ष पर जोर दिया जाता है। इस दिन को मनाने का निर्णय उन लोगों को सम्मानित करने के उद्देश्य से लिया गया है जिन्होंने उत्पीड़न सहा और यह सुनिश्चित किया कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में इस तरह की दमनकारी कार्रवाइयां दोबारा न हो। तो याद रखिएगा 25 जून 2075 से 21 मार्च 1977 तक यह आपातकाल चला था। ठीक है, 75 से 77 तक 2 सालों तक आपातकाल चला था, जिसमें की है व्यक्तिगत जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसको भी ब्लॉक किया गया था और ये लोकतंत्र की हत्या के समान माना जाता है। ठीक है, और भारत के राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसके बाद के शासन और नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूकता को आकार दिया गया। कुछ दिन पहले का ही ये न्यूज था, तो याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है, 25 जून को। कब से कब तक चला था, तो 1975 से 1977 तक। ठीक है, 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक यह चला था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 9 नंबर सवाल। विश्व बैंक ने किस देश को उच्च मध्यम आय से उच्च आय वाले देश में अपग्रेड किया है। तो आपको बताना है कि विश्व बैंक ने किस देश को उच्च मध्यम आय से उच्च आय वाले देश में अपग्रेड किया है। ऑप्शन है आपके पास भारत, रूस, चीन, कजाकिस्तान। तो आपको बताना है कि विश्व बैंक ने किस देश को उच्च मध्यम आय से उच्च आय वाले देश में अपग्रेड किया है। इसका सही आंसर है रूस। ठीक है, विश्व बैंक ने रूस को उच्च मध्यम आय से उच्च आय वाले देश में अपग्रेड किया है। और विश्व बैंक का मुख्यालय आपको वाशिंगटन डीसी में है, आपको जानना है। ठीक है, कभी कभी सवाल पूछ देता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पश्चिमी देशों, वेस्टर्न कंट्रीज, याद रखेगा, पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद विश्व बैंक ने रूस को उच्च मध्यम आय वाले देश से उच्च आय वाले देश में अपग्रेड किया है। यह रूस के विकास और आर्थिक वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, ये जो इनको अपग्रेड किया गया है, इसका ये क्या दिखाता है, तो याद रखिएगा रूस के विकास और आर्थिक वृद्धि को दिखाता है, जो इसे विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार उच्च आय वाले देशों की श्रेणी में रखता है। यह अपग्रेड रूस के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक प्रगति को दर्शाता है, जो इसकी वैश्विक आर्थिक स्थिति में बदलाव और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों और नीतियों के लिए संभावित निहितार्थों को दर्शाता है। तो याद रखिएगा विश्व बैंक ने रूस को उच्च मध्यम आय वाले देश से उच्च आय वाले देश में अपग्रेड किया है। हालांकि विश्व बैंक पर प्रतिबंध लगाया जा रहा था, किसके द्वारा, तो पश्चिमी देशों के द्वारा, लेकिन तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भी विश्व बैंक ने रूस को उच्च मध्यम आय वाले देश से उच्च आय वाले देश में अपग्रेड किया है। चलिए, ये था आपका 9वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन आपको बताना है। क्वेश्चन 10 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, पेरिस ओलंपिक में भारत की महिला ध्वजवाहक कौन होगी। ठीक है, तो आपको बताना है कि पेरिस ओलंपिक में भारत की महिला ध्वजवाहक कौन होगी। ऑप्शन है साइना नेहवाल, मैरी कॉम, साक्षी मलिक और पीवी सिंधु। तो याद रखिएगा 8 दिन बाद जो है, 7-8 दिन बाद पेरिस ओलंपिक 2024 प्रारंभ होने वाला है। तो इसका जो ध्वजवाहक हैं वो पीवी सिंधु है। ठीक है, ध्वजवाहक कौन है, तो पीवी सिंधु है। याद रखिएगा इसके ध्वजवाहक पीवी सिंधु है। इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी आप लोग ले लीजिए। ठीक है, पेरिस ओलंपिक के बारे में थोड़ा सा
देखिए पेरिस ओलंपिक 2024, याद रखिए आपसे सवाल क्या पूछा जा सकता है कि कितना दिन प्रतियोगिता होगा। ठीक है, प्रतियोगिता का दिन कितना है, प्रतियोगिता का दिन कितना है, तो 19 दिन का प्रतियोगिता है। ठीक है, ये जो है 19 दिन का प्रतियोगिता है। कुल कितना खेल है, तो कुल खेल याद रखिएगा ये 32 खेल है। ठीक है, कुल 32 खेल इसमें शामिल है। इसके अलावे याद रखिएगा भारत के दल में 117 भारतीय दल, याद रखिएगा भारतीय दल में 117 लोग शामिल किए गए हैं। इसके अलावे मेजबान शहर आपसे पूछा जा सकता है, तो मेजबान शहर आप लोग जान रहे हैं पेरिस है। पेरिस मेजबान, नाम से ही पता चल रहा है मेजबान देश पेरिस है। आयोजन 26 जुलाई। ठीक है, आयोजन कब होगा, तो 26 जुलाई को होगा आयोजन। याद रखिएगा कब होगा इसका, तो आयोजन ये जो है ये 26 जुलाई को होगा। इसके अलावे याद रखिएगा कुल कितना देश इसमें हिस्सा लेगा, तो कुल देश याद रखिएगा कुल देश 206 देश, कुल 206 देश इसमें हिस्सा लेगा, तो कुल देश 206 है। इसके अलावे शुभंकर से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, शुभंकर याद रखिएगा कि पेरिस 2024 है उसका शुभंकर क्या है, तो ओलंपिक फ्रिज। ठीक है, ओलंपिक फ्रिज जो पारंपरिक छोटी फ्रिजियन टोपियों पर आधारित है। ठीक है, ये पक्षी के जैसा है। ठीक है, ये पक्षी है तो छोटी फ्रिजियन टोपियों पर आधारित है, याद रखिएगा शुभंकर ओलंपिक फ्रिज। इसके अलावे भारत के जो महिला ध्वजवाहक है वो तो पीवी सिंधु है, लेकिन पुरुष इसमें जो है पुरुष ध्वजवाहक भी हैं। तो पुरुष ध्वजवाहक पहले भी हम आपको बता चुके हैं, इनका नाम है शरथ कमल। ठीक है, ये हैं शरथ कमल। इसके अलावा ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस खेल से हैं, तो भारतीय टेबल टेनिस। ठीक है, भारतीय टेबल टेनिस से ये संबंधित है। टेबल टेनिस शरथ कमल ये जो है पुरुष ध्वजवाहक होंगे। जबकि पीवी सिंधु के बारे में जानते हैं, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये तो बैडमिंटन से है। ठीक है, बैडमिंटन से। ठीक है, बैडमिंटन से है ये, याद रखिएगा पीवी सिंधु। चलिए इसको थोड़ा सा तो आपको पेरिस ओलंपिक के बारे में थोड़ा सा आपको बता दिए। ठीक है, कि कहाँ होगा, तो पेरिस में होगा, कब होगा, 26 जुलाई को होगा, कितना खेल शामिल है 32, प्रतियोगिता का दिन कितना दिन प्रतियोगिता होगा 19 होगा, कि भारतीय दल में कितने लोग शामिल हैं 117, कुल देश कितना है 206 है। इसके अलावा महिला ध्वजवाहक पीवी सिंधु हैं, पुरुष ध्वजवाहक जो है शरथ कमल हैं। शरथ कमल किस खेल से संबंधित है, तो भारतीय टेबल टेनिस से, जबकि पीवी सिंधु बैडमिंटन से है। आगे देख लीजिए, इसको डिटेल में हम आपको बताते हैं। देखिए बैडमिंटन में अपनी उपलब्धियों के लिए मशहूर पीवी सिंधु, याद रखिएगा पीवी सिंधु को पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की महिला ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। उन्होंने ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप जैसे प्रतिष्ठित आयोजनों में पदक जीतकर खुद को प्रतिष्ठित किया है, जिसमें 2019 में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक भी शामिल है। ठीक है, 2019 में पीवी सिंधु स्वर्ण पदक भी जीती थी। सिंधु की उपलब्धियों में पहली भारतीय बैडमिंटन विश्व चैंपियन बनना। ठीक है, सिंधु जो है पहली भारतीय बैडमिंटन विश्व चैंपियन है, और लगातार ओलंपिक पदक का हासिल करना भी इसमें शामिल है। लगातार पदक जो है भारत के लिए जीत रही हैं, जिसने उन्हें भारतीय खेलों और वैश्विक बैडमिंटन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में चिन्हित किया है। तो याद रखिएगा पीवी सिंधु को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए महिला ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। इसके अलावा पुरुष के बारे में आपको बता दिए, शरथ कमल को चुना गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, तो चलिए दोस्तों आज 10 ही सवाल रखते हैं। ठीक है, आज के सेशन में 10 ही सवाल रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको सेशन ठीक है, आशा करते हैं कि यह सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, उपयोगी होगा। और आपसे गुजारिश है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट जो सेशन होगा दोस्तों, इसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद आप सभी को, जोहार सभी को।